हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, जैसा कि हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा था और हम इसमें पढ़ने जा रहे थे आज तुगलक वंश के बारे में बच्चों। और हमने इससे पहले खिलजी वंश के बारे में पढ़ा था और खिलजी वंश के आगे जो है हम स्टार्ट करेंगे आज तुगलक वंश और देखेंगे किस प्रकार से बच्चों जो खुसरो खां था, कह सकते हैं कि नासिरुद्दीन खुसरो खां खिलजी वंश का अंतिम शासक 1320 के अंदर बच्चों इसे हरा करके गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है बच्चों, ठीक है ना। उसे ज़रा आपको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से गयासुद्दीन तुगलक ने, जो मलिक काफूर के नाम से जाना जाता था, सॉरी गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था बच्चों, ये धीरे धीरे जो है खिलजी वंश को विनाश करके और अपने वंश की स्थापना करता है। तो चूँकि जब आप देखेंगे जो खुसरो खां जो खिलजी वंश का आखिरी शासक था, इसका जो झुकाव था सूफ़ी संतों की तरफ बहुत ज़्यादा था, जिसमें कि निज़ामुद्दीन औलिया, ये नाम बच्चों आप याद रखिएगा क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा महत्व है तुगलक वंश के अंदर बच्चों। तो निज़ामुद्दीन औलिया या फिर और भी जो सूफ़ी संत हैं, उनको ये भर भर के जो है उपहार धन देता था बच्चों खुसरो खां, ठीक है। तो इस वजह से जब दिल्ली के ऊपर आपत्ति आई तो ये खुसरो खान जो है दिल्ली से भाग गया, जिसकी वजह से गाजी मलिक जो कि आपका गयासुद्दीन तुगलक है, उसने खुसरो खां को मार दिया। मारने के बाद दिल्ली सल्तनत के अंदर जो उसके मानने वाले थे, जो खिलजी वंश को चाहने वाले थे, उनके अंदर ये भ्रम फैलाया कि इस शासक ने खिलजियों का जो है पूरा अस्तित्व समाप्त करना चाहता था, खिलजी वंश का विनाश करना चाहता था और खिलजी वंश का जो है ये पूरा का पूरा इज्जत उतार देना चाहता था। इस प्रकार से जो है वो बातें बनाता है और फिर वो कहता है कि कोई खिलजी वंश का अगर कोई उत्तराधिकारी है तो वो वापस आए और आकर के अपने गद्दी के लिए वो बैठे। वो जानता था, वो ये सोचता था बच्चों कि अगर कोई खिलजी वंश का उत्तराधिकारी हुआ और वो आगे आया गद्दी पे बैठने के लिए, तो एक गर्दन और भी कटवा देंगे तो कोई बात नहीं है। लेकिन वहाँ पे कोई भी सामने नहीं आया और इसने जो है खिलजी वंश को हटा करके खुद शासन करता है और ये उस शासन काल को तुगलक वंश का नाम देता है बच्चों, ठीक है ना। आखिर ये तुगलक हैं कौन, तो आपको याद होगा कि बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं ये अफ़गानी थे, बहुत सारे कहते हैं कि तुर्की से थे बच्चों, ठीक है। फाइनली अगर हम बात करें सर्वसम्मति से, तो जो तुगलक हैं वो तुर्की के करोना वंश से संबंधित हैं। कोरोना नहीं, करोना वंश से बच्चों, ठीक है ना। ये तुर्की के करोना वंश की एक मिश्रित जनजाति है बच्चों, ठीक है ना। मिश्रित जाति हैं ये करोना वंश के, तो इसे ज़रा आपको याद रखना है। कोरोना से ही आप करोना वंश याद रख सकते हैं। मिश्रित जनजाति हैं तुर्की के बच्चों, ठीक है ना, जो कि एक माना जाना जो एक तथ्य है उस पर मैं बात बता रहा हूँ आपको। फिर बात बताया जा रहा है यहाँ पे कि इसने नासिरुद्दीन खुसरो खां की हत्या करके गाजी मलिक, ठीक है बच्चों, इसका नाम पहले क्या था, गाजी मलिक था। गाजी मलिक ने नासिरुद्दीन खुसरो खां की हत्या कर देता है 1320 के अंदर, जो कि खिलजी वंश का अंतिम शासक था। याद रखेंगे इस बात को बच्चों, खिलजी वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन खुसरो खां, ठीक है। और ये 1320 में ही गद्दी पे बैठा और ये इतना योग्य नहीं था, इसलिए 1-2 महीने का शासन इसका रहता है। उसके बाद जो है गाजी मलिक यानी जो मोहम्मद तुगलक है, गयासुद्दीन तुगलक है, उसने हरा करके इसे मार करके खुद गद्दी पे बैठ जाता है। अब यहाँ पे याद रखेंगे कि तुगलक वंश की जो स्थापना होती है वो 1320 में होती है बच्चों। तुगलक वंश की स्थापना 1320 में होती है और तुगलक वंश की स्थापना करता कौन है, गाजी मलिक। गाजी मलिक का मतलब कह सकते हैं गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का ही नाम गाजी मलिक है। एग्ज़ाम में पूछा गया था कि निम्न में से किस शासक का नाम गाजी मलिक है, तो आपको याद रखना है गयासुद्दीन तुगलक का नाम जो है गाजी मलिक है। गयासुद्दीन बच्चों एक ऐसा शासक था जो कि थोड़ा सा उदारवाद था बच्चों। उदारवाद कहने का मतलब ये था, इससे पहले जो शासन अलाउद्दीन खिलजी का हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, उसमें आपने देखा कि वो बहुत ही शक्तिपूर्वक अपना शासन चलाता था, बहुत ही शक्तिपूर्वक वो कर वसूलता था। लेकिन यहाँ पे उसने थोड़ा सा जो है रियायत दे देता है बच्चों, ठीक है ना। गयासुद्दीन जो है थोड़ा सा रियायत दे देता है। और आप देखेंगे कि मैंने बताया था कि खिलजी वंश के भी अंदर जो है बहुत ज़्यादा मंगोलों का आक्रमण हुआ, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा मंगोलों का आक्रमण जो है किस वंश में हुआ, तो आप कहेंगे तुगलक वंश के अंदर, ठीक है ना।
23 बार मंगोलों का आक्रमण होता है तुगलक वंश के अंदर, और गयासुद्दीन तुगलक ने उन 23 बार के आक्रमण को असफल करके मंगोलों को हरा करके वापस उनके आक्रमण की कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ता है बच्चों, ठीक है ना। इतना ये योग्य शासक था। फिर बात करें अगर, ये एक ऐसा शासक था, कह सकते हैं कि पहला एक ऐसा शासक था जो कि विकास पे ध्यान देना चाहता था बच्चों, ठीक है ना। कृषि विकास के लिए पहला शासक था जिसने कुएं बनवाए, जिसने नहरों का निर्माण कराया बच्चों, ठीक है ना। आप याद रखेंगे यह एक पहला शासक था जिसने पहली बार सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण कराया था बच्चों, इसे भी याद रखेंगे आप। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट तथ्य आज के बन सकते हैं वीडियो से, वो सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चों, ताकि एग्ज़ाम के अंदर आपका कोई भी एक भी कंटेंट छूटे ना। बाकी जो उसके पीछे की कहानी है मैं आपको बताते चलता हूँ बच्चों, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे इसने कहा कि देखो बेटा, कर के रूप में जो है उपज का हम 10वां या 11वां भाग लेंगे, ठीक है बच्चों। उपज का 1/10वां भाग या 1/11वां भाग लेंगे, लेकिन यहाँ पे 1/11वें भाग, आप यानी कह सकते हैं इससे ज़्यादा जो है हम नहीं लेंगे, ठीक है बच्चों। 11वें भाग से ज़्यादा हम नहीं लेंगे, ये बात यहाँ पे है बच्चों, ठीक है ना। आप याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने 50% तक खिराज लिया था। मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि जो राजस्व के रूप में वो वसूलता था वो 50%, बल्कि आधा कह सकते हैं आप, आधा वो वसूलता था बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कर वसूलने में भी क्या करता है बच्चों, ये यहाँ पे रियायत दे देता है, कहता है कि हमें आधा नहीं चाहिए, बल्कि हमें आप 10वां या 11वां हिस्सा आप दे दो अपने उपज का बच्चों, ठीक है ना। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जमींदारों से कर वसूलने की जो अधिकार थे उसको छीन लिया गया था। बाकी कर वसूलने का जो अधिकार था वो प्रशासन को दे दिया गया था बच्चों, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये फिर से एक उदारवादी कदम उठाता है और जमींदारों को इसने कर वसूलने का अधिकार दे देता है, ताकि जो है वो जो जमींदार हैं वो मिल के रहें। और दूसरी चीज़ आप याद रखिएगा, हिंदुओं के ऊपर ये कर ज़्यादा लगाता था बच्चों, ठीक है ना, ताकि वो विद्रोह खड़ा ना कर सके, और दूसरे कर इतना ज़्यादा हिंदुओं पे ना हो जाए कि वो उत्पादन ना कर सके बच्चों, ठीक है ना। यानी कि औरों की तुलना में हिंदुओं पे कर ज़्यादा रहता था, और वो कर इतना भी ज़्यादा नहीं रहता था कि वो उत्पादन ना कर सके, वो पूरा का पूरा जो है राज्य पर ही निर्भर हो जाए बच्चों, ठीक है। तो ये चीज़ें थी इसके अंदर, तो ये जो चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। अब आप कह सकते हैं कि जो इसके शासनकाल में साम्राज्य था धीरे धीरे फैलता गया। अब आप देखेंगे क्या कि इसने सबसे बड़ा काम क्या किया, जो नासरुद्दीन खुसरो खान ने बहुत सारे सूफी संतों को धन दिया था, वो धन ये क्या करता है वापस लेकर के आता है। ये कहता है कि ये नीति नहीं चलेगी, राजस्व जो है राजा का जो खजाना है वो आप दूसरे को नहीं दे सकते, बल्कि इसने क्या किया, सारे सूफी संतों को जो दान में दिया गया धन था उसे ये वापस लेके आता था, और उसी में एक नाम है निज़ामुद्दीन औलिया। अगर आप कभी दिल्ली में घूमने जाएंगे तो दिल्ली में आप देखेंगे निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह भी है, वहाँ पे आश्रम के आसपास लगता है, मुझे जहाँ तक ज्ञात है बच्चों, ठीक है ना। आप देखेंगे यहाँ पे तो इसने निज़ामुद्दीन औलिया का भी क्या कर लिया, पूरा का पूरा धन लेकर के आ गया, और यहीं से इसके मृत्यु का कंसेप्ट लिख जाता है बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि निज़ामुद्दीन औलिया जो था वो धार्मिक प्रतीक हुआ करता था, लेकिन इसका मानना था कि नहीं, जो राजा का धन है वो राजा का है, वो राजकोष का हिस्सा है, इसलिए इसने वो सारा का सारा धन अपने पास लेकर के चला आता है। अब दिक्कत ये थी कि दिल्ली के आसपास जो है बच्चों ना, ये एक महल बनवा रहा था बच्चों, ठीक है, जिसमें कि वो चाहता था, महल कह सकते हैं, सॉरी किला कह सकते हैं, वो किला बनवाना चाहता था। वो किला इसलिए बनवा रहा था गयासुद्दीन तुगलक, ताकि मंगोलों के आक्रमण को हम जो है असफल कर सके। हो सकता है कि भविष्य में मंगोल फिर से एकजुट हों और वो आक्रमण करने के लिए आएँ, तो इसलिए उसने क्या किया कि पूरे के पूरे मंगोल आक्रमण के लिए दिल्ली में किले का निर्माण कराना चाहता था बच्चों, ठीक है। लेकिन दिल्ली में किले का निर्माण वो पूरे दिन सारे मजदूरों को लगवा दिया, पूरे भारत के जितने मजदूर थे सारे मजदूरों को जो है वो लगवा देता है बच्चों वो किले के लिए। लेकिन उसी समय निज़ामुद्दीन जो औलिया थे उन्होंने एक कुएं का निर्माण, मतलब एक हौज का निर्माण कार्य चालू किया। तो मजदूर जो बिजी थे दिन के समय किला बनाने में, वही मजदूर आस्था के तौर पे रात के समय जा कर के वो हौज का निर्माण कराते थे निज़ामुद्दीन औलिया का। इसके बाद आप देखेंगे कि गयासुद्दीन तुगलक की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण एक चीज़ आपको याद रखनी है कि दिल्ली में एक तुगलकाबाद स्थान है बच्चों, ठीक है ना। उस तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने कराया है, गयासुद्दीन तुगलक ने कराया बच्चों, ठीक है ना। गयासुद्दीन तुगलक ने उस तुगलकाबाद की स्थापना कराया।
आज भी आप दिल्ली में जाएंगे तो तुगलकाबाद जो है आपको स्टेशन भी मिलता है बच्चों, ठीक है ना। तो वो तुगलकाबाद का स्थापना किसने किया था शहर का, तो गयासुद्दीन तुगलक है। मेट्रो स्टेशन भी है बच्चों, जहाँ तक कि संभव है। अब आप देख पाएंगे यहाँ पे कि अब जो है बंगाल में विद्रोह होता है बच्चों 1324 के अंदर। जब भी केंद्रीय सत्ता जब कमज़ोर होती थी तो बंगाल वाले क्या करते थे, विद्रोह उत्पन्न कर देते थे बच्चों, ठीक है ना। तो बंगाल में जो विद्रोह हो रहा था उस विद्रोह को दबाने के लिए ये जाता है बंगाल की तरफ, ठीक है ना। तो देखता क्या है कि बंगाल की तरफ जब बच्चों ये जाता है तो बंगाल में एक घटना घटती है बेटा, ठीक है ना। जब ये वहाँ के शासक को दबा करके वहाँ का दमन करके ये वापस लौटता है तो इसको खबर मिलती है कि इसका खुद का बेटा जो है, जो आगे चल के मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है, उस समय उसका नाम जौना खां था, वो खुद निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य बन जाता है बच्चों। अब इसको ये दिक्कत होता है कि जो हमारा दुश्मन है मेरा बेटा उसी का शिष्य बन गया। अब कहा ये कि बेटा जब तक मैं दिल्ली आ रहा हूँ ना, तुम दिल्ली छोड़ के भाग जाने चाहिए निज़ामुद्दीन औलिया को। लेकिन निज़ामुद्दीन औलिया कहता है दिल्ली अभी दूर है। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा आप लोग। गयासुद्दीन तुगलक को निज़ामुद्दीन औलिया क्या कहता है बच्चों, कि दिल्ली अभी दूर है बेटा, जब तक तुम दिल्ली आओगे तब तक तुम्हारा निपटारा करा दिया जाएगा, ठीक है ना। और होता ऐसा ही है कि अफ़गानपुर में लकड़ी का एक महल गिरने से इसकी मृत्यु हो जाती है। और बहुत सारे इतिहास कहते हैं कि इसका खुद का जो बेटा जौना खान था उसके द्वारा ही ये महल तैयार कराया गया था और उसके द्वारा ये पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया था जिससे कि इसको मार दिया जाए बच्चों, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं जो इतिहासकार मानते हैं निज़ामुद्दीन औलिया का इसे मारने में बहुत बड़ा हाथ था, इसके बेटे के द्वारा ही इसकी मृत्यु करा दी जाती है, ठीक है बच्चों। तो अब आगे देखेंगे कि अब जब ये मर जाता है तो इसके द्वारा बसाए गए शहर तुगलकाबाद में इसका मकबरा स्थापित किया जाता है बच्चों, ठीक है ना। इसके द्वारा बसाया गया यानी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो तुगलकाबाद की स्थापना की गई थी उस तुगलकाबाद में ही इसकी मकबरा को बनाया जाता है बच्चों। आप कभी जाएंगे तुगलकाबाद घूमने, बहुत अच्छी जगह घूमिएगा वहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब आते हैं एक ऐसे शासक के इतिहास के बारे में जो कि सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा विद्वान और पढ़ा लिखा था बच्चों, लेकिन इसकी कोई भी नीति जो है कह सकते हैं कि भाग्य ही खराब था या फिर ये कुछ सोच समझ के भी काम नहीं कर पाता था। इसने जो काम किया उसमें बंटाधार कर दिया बच्चों, ठीक है ना। इसका कोई भी योजनाएं जो भी योजना लेकर आता था कोई योजना आज तक सफल ही नहीं हुआ। और कहते हैं कि जो ये योजना लेकर आता था हो सकता था कि इसकी किस्मत ही ख़राब थी कि वो योजनाएं असफल हो जाती थी बच्चों। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, जो कि जौना खां के नाम से जाना जाता था। और 1325 में गयासुद्दीन तुगलक के बाद, गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद जो है ये 1325 में राजगद्दी पे बैठता है बच्चों, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। मैंने आपको कहा कि जो तुगलक वंश है बच्चों, तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे ज़्यादा समय तक रहा था बच्चों, ठीक है ना। तुगलक वंश लगभग 94 साल का अपना एक टाइम पीरियड पूरा करता है, जो कि दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे ज़्यादा लंबा शासनकाल जो है तुगलकों ने चलाया था बच्चों, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और मोहम्मद बिन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के बाद दूसरा एक योग्य शासक था जिसने अपना पूरा विस्तार जो है पूरे दक्षिण तक उसने फैला लिया। उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण तक जो है अपना पूरा का पूरा विस्तार फैलाया, लोगों का दमन किया, अपने राज्य में मिलाता चला गया। और बात करें यहाँ पे कुछ इसकी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। जौना खां इसका नाम था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौना खां था और 1325 में ये गद्दी पे बैठता है। दिल्ली सुल्तान के सभी सुल्तानों में सबसे ज़्यादा विद्वान और योग्य था बच्चों, ठीक है। दिल्ली के जितने सल्तनत के जितने भी सुल्तान हुए सबसे ज़्यादा योग्य और विद्वान था। लेकिन विद्वान भी किस काम के, भले इसीलिए कहते हैं बच्चों इसको देख करके पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी नहीं है, चालाक होना बहुत ज़रूरी है। जो बिना पढ़े लिखे भी होते हैं वो भी अच्छा काम कर जाते हैं। ये इतना विद्वान था लेकिन इसका कौनो योजना, सब आपको बताएंगे भी, सब बंटाधार करता चला गया। अब देखिए जाइए यहाँ पे, अब इसी की देखिए इसकी जो योजनाएं हैं बच्चों ना, इसकी योजनाओं का मतलब विफल होने के कारण से इसको बहुत सारी उपाधियों के से इसको नवाजा जाता था, बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता था, ठीक है बच्चों। अगर आप देखेंगे अंतर्विरोध का विस्मयकारी मिश्रण कहा जाता था इसको, ठीक है ना। इसको एक नाम से जाना जाता था बच्चों, अंतर्विरोध का विस्मयकारी मिश्रण और रक्त का प्यासा या रक्त पिपासु,
ठीक है ना बच्चों। दो नाम याद रखिएगा, या तो रक्त का प्यासा कह लीजिए या रक्त पिपासु, ये दो नामों से बच्चों जाना जाता था। इसको पागल नाम से भी, पागल सुल्तान भी इसको संज्ञा देते थे बच्चों, बहुत सारे लोग इसको पागल सुल्तान भी कहते थे। अब देखिए यहाँ पे इसने जो है मुख्यतः 4 प्रकार की जो है योजनाएं लाए। मैं मुख्यतः की बात कर रहा हूँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत सारी थी लेकिन मुख्यतः ये 4 योजनाओं में पहला था दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि बच्चों, ठीक है ना। दिल्ली के आसपास जो दोआब क्षेत्र था वहाँ पे ये कर वृद्धि करता है, क्योंकि वहाँ पे कई नदियों का क्षेत्र था बच्चों, तो वहाँ पे उत्पादन ज़्यादा होता था, तो इसने कर को बढ़ा दिया बच्चों, ठीक है ना। और कर बढ़ाने के साथ साथ अतिरिक्त कर भी लगा देता है ताकि जो है राजस्व भर जाएगा, ठीक है बच्चों। वहाँ पे उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, उत्पादन ज़्यादा होने के कारण अगर हम क्या कर लें, वहाँ पे कर वृद्धि करेंगे तो राजस्व में क्या होगा बच्चों, वृद्धि होगा। अब आप देखेंगे जैसे ही ये योजना वो लाता है, दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि करता है, उसी समय वहाँ पे अकाल पड़ जाता है बच्चों, ठीक है ना। और अकाल पड़ने के कारण ये योजना जो है इसकी विफल हो जाती है, क्योंकि जब अकाल पड़ गया, अनाज होगा नहीं तो उत्पादन किसान देगा कहाँ आपको, उत्पादन देगा नहीं। लेकिन ये फिर भी क्या किया कि वो 50% से अधिक वो वसूलना चाहता था बच्चों, लेकिन ये योजना इसका कारगर हुआ नहीं। तो मतलब कुछ भी काम करता था बिना सोचे समझे ये करता था, इसलिए इसको पागल सुल्तान की उपाधि भी दी जाती है बच्चों, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे तो इसने एक विभाग की स्थापना कराई थी बच्चों, दीवाने कोही विभाग। आप याद रखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो साम्राज्य था बच्चों उस समय 23 प्रांतों में विभाजित था। 23 प्रांत का मतलब समझ सकते हैं, इसने बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी और लगभग 23 प्रांतों में बटा हुआ इसका पूरा का पूरा साम्राज्य था। और कृषि विकास के लिए बच्चों इससे क्या किया था, दीवाने कोही की स्थापना की थी। याद रखिएगा, यहाँ मैंने इसका अगली योजना की बात कर रहा हूँ, दीवाने कोही मतलब दिल्ली सल्तनत के अंदर एकमात्र ऐसा शासक था जो कृषि पे इतना ध्यान देता था, कृषि के विकास को बढ़ाना चाहता था। वो बढ़ा नहीं भले ही, लेकिन ये बढ़ाना चाहता था उस चीज़ को, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि दीवाने कोही की स्थापना करता है कृषि को बढ़ाने के लिए बच्चों, ठीक है ना। कृषि में बहुत ज़्यादा धन लगाता है बच्चों, ठीक है ना, लेकिन निगरानी की कमी के कारण उसमें भ्रष्टाचार उत्पन्न हो जाता है। इसके अधिकारियों ने ही क्या किया, इसके भ्रष्टाचार के कारण बने और इसका जो धन लगाया था इसने दीवाने कोही की स्थापना में, यानी कृषि को पैमाने को, किसी को माफ़ करने में, किसी के हर क्षेत्र में विकास करने के लिए, उसमें भ्रष्टाचार की वजह से बच्चों क्या हो गया, दीवाने कोही नामक जो योजना चलाई थी बच्चों, वहाँ भी क्या हो जाता है, इसकी योजना असफल हो जाती है। चला तो था राजस्व बढ़ाने के लिए, लेकिन भ्रष्टाचार के चक्कर में इसका खुद का राजस्व घट गया बच्चों, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है दीवाने कोही जो है कृषि विकास के लिए इसने स्थापना किया था इस विभाग का बच्चों, ठीक है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं असफल हो जाता है। फिर बात करते हैं राजधानी स्थानांतरण की। अब ये मतलब इतना बेवकूफ़ कह सकते हैं कि दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण शासन स्थल को छोड़ करके ये चला जाता महाराष्ट्र के देवगिरी में बच्चों, ठीक है ना। महाराष्ट्र के देवगिरी में चला जाता है और वहाँ पे अपनी राजधानी बनाता है, जिसका नाम ये दौलताबाद रखता है बच्चों, ठीक है ना। महाराष्ट्र के देवगिरी में जा करके वहाँ पे राजधानी बनाता है दक्षिण भारत में, और वहाँ पे देवगिरी का नाम दौलताबाद रखता है बच्चों, ठीक है ना। अब ये जो दौलताबाद है, अब आप ये सोचेंगे उस समय ना कोई ये मुख्य शहर था, ना कोई मुख्य नगर था, ना सांस्कृतिक रूप से कोई बढ़िया चीज़ था, ना और चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये सारी जो चीज़ें हैं बच्चों ना, वो बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट थी, ठीक है ना। तो अब आप कह सकते हैं कि इन सारी चीज़ों के बावजूद जो है ये किस प्रकार का एक शासक था जिसने न तो वहाँ पे कोई सांस्कृतिक विशेषताएँ थी, न कोई एक विशेष शहर था। तो आखिर ले जाने का कारण क्या था? बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि दक्षिण में इसकी पकड़ अच्छी हो जाए, इसलिए उसने अपनी राजधानी को यहाँ पे किया। लेकिन जैसे ही राजधानी बच्चों उसने देवगिरी के दौलताबाद में किया, देखा कि वहाँ पे जो है आक्रमण बढ़ गए। दिल्ली के आसपास के जो भी सुल्तान थे, राजपूत थे, जो भी थे, उन्होंने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको पता था उस समय कोई ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था तो थी नहीं कि यहाँ दौलताबाद से सीधे फ्लाइट पकड़ोगे, पहुँच जाओगे दिल्ली और उनका दमन कर दोगे। अब आपको पूरी सेना लेके आनी पड़ेगी आपको दौलताबाद से, और दौलताबाद में जो इन्वायरमेंट भी है बच्चों वो थोड़ा सा गर्म इन्वायरमेंट है, आपको हमेशा वहाँ पे गर्मी ही झेलनी पड़ेगी। तो इस कारण से जो है कहीं ना कहीं जो है इसका ये भी जो फैसला है, अब वो वापस से कहता है नहीं अब तो हम फिर दिल्ली ही जाएंगे बेटा, ठीक है ना। वो अपनी राजधानी जो है वापस से चेंज करके दिल्ली चला आता है। तो कह सकते हैं कि ये भी जो योजना थी उसकी वो भी फेल हो जाती है, राजधानी स्थानांतरण की बच्चों, ठीक है ना। तो इसकी जितने भी असफल योजनाएं उनको मैं बता रहा हूँ बच्चों।
अब ये आगे सांकेतिक मुद्रा जारी करता है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करता है। इसका ये चौथा और कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण योजना बच्चों। क्यों? क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि दिल्ली सल्तनत के अंदर बहुत भारी मात्रा में सोने चांदी आने स्टार्ट हो गए थे। अब इसको ये लगा कि सोने चांदी के जो आपूर्ति है वो हमें तो बहुत अच्छे से हो रहा है, इसलिए क्यों ना भारी सोने के सिक्के हम लोग जारी कर दें बच्चों, ठीक है ना। इसने सोने के भारी सिक्कों को जारी करना प्रारंभ कर दिया, जिसकी वजह से एक समय ऐसा आया कि इसका राजस्व खाली हो गया बच्चों। अब इसके ध्यान में ये आया कि क्यों ना अब हम लोग सांकेतिक मुद्रा जारी कर दें, तो इसने तांबे और पीतल का मुद्रा जारी कर दिया बच्चों। और तांबे और पीतल का एक ऐसा मुद्रा जारी किया, न तो उसका स्ट्रक्चर में न तो उसमें कोई विशेष बात थी बच्चों, क्योंकि आप जानते हैं तांबा और पीतल एक ऐसी धातु थी बच्चों जो सबके पास उपलब्ध थी, और सभी लोग जो हैं वो उस सिक्के को घर में ही बनाने लगे, और जो भी राजस्व मांगने आता था ये उसी सिक्कों में पे करते थे। मतलब सोने चांदी जो इनके पास तो रहता नहीं था, क्योंकि आप देखेंगे सोने चांदी तो आम लोगों के पास ऐसे भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन तांबा और पीतल तो सबके पास रहता था। तो सिक्के न किसी विशेष प्रकृति के भी नहीं थे, विशेष आकार के भी नहीं थे, तो जैसे तैसे घर पे ही उसका नकल करके वैसे ही सिक्का बना करके राजस्व भी क्या करते तो उसी सिक्के में देते थे। अब सोना चांदी तो खाली हो गया, राजा के राजस्व में जो है ये सांकेतिक मुद्रा जा करके भर गया। अब राजा को यहाँ भी चिंता पड़ गई कि अब बताओ ये तो बड़ा दिक्कतें हो गया, जो चीज़ के लिए हम आगे चले थे वो चीज़ फिर से यहाँ दिक्कत हो गई। तो वापस इन सिक्कों को इसने क्या कर दिया, बंद करा दिए बच्चों। तो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं इसके जितने भी कार्य इस ये कर रहा है वो सारा ही क्या हो रहा है, विफल हो जा रहा है। इसलिए इसको जो है कहते हैं इसका भाग्य ही खराब था कि पागल था ही, बिना सोचे समझे कोई भी काम बेटा ये कर देता था, ठीक है ना। अब आप याद रखेंगे कि इसी के शासन काल में 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत आता है बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इब्न बतूता भारत आता है और उसने किताब लिखा था रेहला। इब्न बतूता की एक पुस्तक है बेटा रेहला, ठीक है ना, इसको भी आप याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है। ये गया कह सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का एकमात्र एक ऐसा सुल्तान था जो हिंदू त्योहारों में भाग लेता था। ये होली में, दिवाली में, ये हिंदू त्योहारों में भी भाग लेता था। ये एकमात्र एक सुल्तान था बच्चों। इसी के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में एक महत्वपूर्ण साम्राज्य का उदय होता है, इसे कहते हैं विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। और इसका जो स्थापना होता है बच्चों ये 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो व्यक्ति मिलकर के करते हैं विजयनगर साम्राज्य, जिसकी राजधानी हम्पी हुआ करती थी बच्चों। इसे भी हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, मध्यकालीन भारत के अंदर ही। फिर आप देखेंगे कि राजमुंदरी के अभिलेख में, ठीक है बच्चों, राजमुंदरी के अभिलेख में इसे दुनिया का खान कहा गया है बच्चों। राजमुंदरी अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है। इम्पॉर्टेंट तथ्य है, इसको लिख लीजिएगा बच्चों। अब देखेंगे बहमनी साम्राज्य की स्थापना भी इसी के काल में होती है, और इसके काल में बच्चों कब होती है, 1347 ईस्वी में होती है बच्चों, 1347 ईस्वी में। और इसकी मृत्यु कब होती है मोहम्मद बिन तुगलक की, तो 1351 ईस्वी के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी बच्चों, अलाउद्दीन बहमन शाह ने। फिर आगे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जिया नक्शवी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं का फारसी में अनुवाद किया बच्चों। इसी के काल से संबंधित था जिया नक्शवी, ठीक है बच्चों। ये ऐसा एक व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं को फारसी में अनुवाद किया, और उसका नाम रखता है तूतीनामा। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है तूतीनामा, आप याद रखेंगे। संस्कृत कथाओं का जो है फारसी में अनुवाद किया था जिया नक्शवी ने। अब आप याद रखेंगे एडवर्ड थॉमस जो थे, एडवर्ड थॉमस एक विदेशी थे, और इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को संज्ञा दी प्रिंस ऑफ मनियर्स की बच्चों, ठीक है ना, प्रिंस ऑफ मनियर्स की तुलना दी, क्योंकि इनके काल में अमीर बहुत अमीर हो गए बच्चों। इस वजह से इसको क्या है कि प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी गई। तो आपने देखा कि यहाँ पे किस प्रकार से जो है यह एक महत्वपूर्ण शासक था, और महत्वपूर्ण शासक इसलिए भी था कि इसने बहुत सारी, जब देखिए लास्ट घड़ी में इसने गुजरात के ऊपर लगभग 1351 के अंदर विजय प्राप्त करता है, और गुजरात के अंदर जो विजय प्राप्त करता है उसी में ये भयंकर बीमारी का शिकार हो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक, और उस बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद से लोग कहते हैं कि बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि इसे जनता से और जनता को इससे जो है
मुक्ति मिल गया। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसकी योजनाओं से जनता भी परेशान थी और ये भी अपनी योजनाओं को लेकर के परेशान था, इसलिए बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि जनता को इससे और इसको जनता से मुक्ति मिल गया बच्चों। ठीक है ना। तो अब जो है बच्चों हम आगे के सेशन में फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण शासकों को यहाँ पे निपटाया है। तो आज का वीडियो कैसा लगे बच्चों, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको जो भी दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में आप उसको टाइप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।